अध्यक्षमा भारतीय जनता पार्टीका सिनियर लिडर विजय जोली हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय जोलीजी प्रणाम। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? नमस्कार। नेपाल भारत संबंध आज के दिन में कैसे है, नेपाली जनता को बता दीजिए। देखिए, मैं सबसे तो पहले तो ये जरूर कहना चाहता हूं, 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बने, 2020 तक अगर उन्होंने 59 देशों की यात्रा करी तो नेपाल की 4 बार यात्रा इसलिए करी क्योंकि नेपाल भारत का सबसे नजदीकी मित्रवर देश है। और नरेंद्र मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2014 में 17 वर्षों के बाद वो पहले भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने वर्ष 2014 में 2 बार नेपाल की यात्रा करी। क्योंकि नेपाल की धरती को मैं नमन करता हूं और वैसे ही मेरे नेता नरेंद्र मोदी के मन में नेपाल के प्रति अथाह प्यार का सागर उमड़ता है। भ्रमण तो बहुत बार हुआ, नेपाल का प्रधानमंत्री भी गया, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 बार नेपाल को भ्रमण में आया है, लेकिन उपलब्धि क्या हुआ नेपाल भारत संबंध में, एक शब्द में बता दीजिए नेपाली जनता। देखिए, 2014 के अंदर ऋषि धमाला जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं नेपाल की जनता को बताना चाहता हूं, जब पहली यात्रा 2 और 3 अगस्त 2014 को हुई तो 10,000 करोड़ रुपए का नेपाली रुपए का क्रेडिट लाइन का ऋण नेपाल के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेपाल के विकास के लिए भारत की तरफ से एक क्रेडिट लाइन दी गई। ये उससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर भारत और नेपाल के संबंधों को और नेपाल के नागरिकों को सुविधाएं देने की बात करी तो दिल्ली और काठमांडू की बस यात्रा इसी नेतृत्व के दौरान शुरू की गई। अगर 100 बेड का अस्पताल 100 करोड़ रुपए की लागत से काठमांडू के अंदर बनाया गया तो भारत के आर्थिक सहयोग से शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली के बीच में आज केमिस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कैसे है बता दीजिए नेपाली जनता को, सीमा की समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ। विजय जोली जी देखिए, अभी 20 जनवरी 2020 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, आदरणीय केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल के काठमांडू में बैठकर और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत में नेपाल के राजदूत के साथ बैठकर दोनों देशों के बीच में जो व्यवहारिक संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध हैं और आर्थिक कॉरिडोर्स को शुरू करने की जो पहल ली है, और उस संदर्भ में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की जो भारत की और नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है और जिसके आधार के ऊपर पॉलिसी तो व्यवहार में कार्यान्वयन होना चाहिए ना। देखिए, कार्यान्वयन कहाँ हुआ नेपाली जनता मैं को आज आपको बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल सीमा का समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ। काला पानी का, सुस्ता का, लिपुलेख का, लिम्बिया धुरा का कैसे समाधान हो जाएगा? अप्रैल 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया, 9,000 मेरे नेपाली मित्र जिनकी मृत्यु हो गई और 23,000 से भी ज्यादा नेपाली लोग घायल हो गए। 24 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की सहायता करी वो आप भूलिए नहीं। और अभी जो 50,000 घर नेपाल के गुरका और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में बनने थे, भारत के सहायता से भारत के नेपाल सहायता में से बना है, इसमें विमति नहीं है। मानते हैं ना, मोदी का मन नेपाल में है। हाँ, बहुत बढ़िया, पॉजिटिवली मैं प्रशंसा करूंगा नरेंद्र मोदी का। लेकिन सीमा का समस्या कैसे समाधान होगा आज नेपाली जनता को बता दीजिए। काला पानी के बारे में, सुस्ता के बारे में, लिपुलेख के बारे में बता दीजिए। ये समस्या
कितना दिन में समाधान होगा, कितना साल में समाधान होगा? देखिए, जो बॉर्डर की समस्याएं होती हैं, जो बॉर्डर लाइन की समस्याएं होती हैं, वो सड़कों के ऊपर प्रदर्शनों के माध्यम से उनका सुलझाव नहीं होता है। जो डिप्लोमेटिक, जो कूटनीति की बातें होती हैं, वो अक्रॉस द टेबल बैठकर नेगोशिएशंस के आधार पर, डायलॉग के आधार पर, आपसी साझेदारी के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, दो देशों के बीच में जो सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा के आधार पर, रोटी बेटी के आधार पर और आपसी साझेदारी के आधार पर, उन विषय वस्तुओं के समझदारी के आधार पर उनका कहीं ना कहीं निपटान होता है। अगर आप नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री के पुतले फूकेंगे, अगर भारत की हाय हाय करेंगे, भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे और वो काला पानी जो 1962 से इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के पास जो क्षेत्र काला पानी के ऊपर भारत, नेपाल और चीन, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत, ढोकलम और भूटान का जो पॉइंट है, ये वो उतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और भारत की सिक्योरिटी का पॉइंट उसके अंदर अहम है। हो सकता है चाइना नहीं छोड़ेंगे भारत, बता दीजिए नेपाली जनता को। आप कब्जे की बात करते हैं, चाइना हो सकता है नेपाल की सुरक्षा और नेपाल की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट नहीं हो, लेकिन 1962 के भारत और चाइना युद्ध के समय भारत ने काला पानी, जो भारत के मैप का एक हिस्सा था और जो 1962 से भारत की इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जहां पर आज भी है, और भारत ने, मैं आपको और आपके माध्यम से नेपाल की जनता को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, जो 2 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने एक नक्शा जारी किया है, जब जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ, बिना एक गोली चलाए धारा 370 को एब्रोगेट कर निरस्त कर भारत के प्रधानमंत्री ने, जो बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का काम मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पिछले अनेक वर्षों से बाकी देश से अलग रखा गया था, उसको पूरे देश के साथ जो एसिमिलिएट करने का, जोड़ने का काम उन्होंने किया। और उसके बाद जो नया नक्शा जारी किया गया है, उसके अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी हिस्सों को भारत के अंग के रूप में दर्शाया गया। लेकिन जो काला पानी, अगर नेपाल को उस पे ऑब्जेक्शन है, क्यों नेपाली जनता को बता दीजिए ना, अगर नेपाल का भूमि भारतीय राजनीति नक्शा में क्यों रखा? देखिए, अगर एक हिस्से के ऊपर आपका एक दृष्टिकोण है, हमारा एक अन्य दृष्टिकोण है, आपके सिक्योरिटी एंगल कुछ और हैं, हमारे सिक्योरिटी एंगल कुछ और हैं, उनको बैठकर अक्रॉस द टेबल निपटाने के लिए भारत की कटिबद्धता से भारत अभी पीछे नहीं हटा है। इसलिए मेरा ये आपसे, काला पानी से भारतीय सुरक्षा फौज हटेगा? देखिए, वो हटेगा ये नहीं हटेगा, मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाला कोई भारतीय नागरिक नहीं हूं। आप तो भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर है, लेकिन मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री मोदी से बहुत क्लोजनेस संबंध है, लेकिन मालूम है, मेरा ये मानना है, राजनाथ सिंह से, अमित शाह से, मेरा ये मानना है, इसके ऊपर जयशंकर से, फॉरेन मिनिस्टर से वार्तालाप होनी चाहिए। आपके टीवी स्टूडियो के अंदर बैठ के इसका निपटान नहीं हो सकता। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला पानी से अपना सुरक्षा फौज फिरता करने के लिए तैयार है। भारत की सरकार, भारत की जनता नेपाल के लिए इमेंस गुडविल रखती है। एक 35 किलोमीटर की पट्टी, जिसको आप काला पानी के रूप में अपनी पट्टी मानते हैं, भारत ऐसी
सैकड़ों पट्टियों को काला पानी नेपाल का है कि भारत का है? आप बता दीजिए तो आज नेपाली नेपाल जनता के लिए निछावर करने को तैयार है। आप इस इशू को इतना बड़ा चढ़ाकर नेपालियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इशू तो राष्ट्रीय बॉस बन रहा है अभी। काला पानी, अगर सुस्ता, आप लिपुलेख, सोचते हैं अभी सड़कों नेपाल के ऊपर भारत संबंध प्रदर्शन में कर जितना भी सीमाना का समस्या है ना, वो तो राष्ट्रीय बॉस का विषय बन रहा है। अगर आप- सब पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का मुद्दा के साथ। मैं फिर विनम्रता से आपसे इसको सुलझाना चाहिए। भारत के इसको ऊपर दीर्घकालीन समाधान खोजिए। प्रदर्शनों से, प्रेशर से इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान सुस्ता बैठकर का, लिपुलेख का, समझदारी से होगा और कूटनीति के विषय, बाउंड्री लेवल के विषय समझदारी से निपटाए जाते हैं। अभी तक कूटनीतिक वार्ता शुरू नहीं हुआ ना, होना चाहिए ना सचिव लेकिन स्तर में। इसका तो ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा। अभी तक तो नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि ये वार्ता शुरू जरूर होगा और इसके ऊपर कोई ना कोई सामरिक हल इसका जरूर निकलेगा। समस्या को समाधान अवश्य निकलेगा, हो जाएगा। जरूर निकलेगा। काला मैं पानी से optimistic भारतीय सुरक्षा फौज हटेगा। हूं। वो हटेगा या नहीं हटेगा ये तो समय बताएगा। 1962 से इंडो तिब्बतियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर है और ये 2020 है। पिछली सेंचुरी के 38 साल, इस सेंचुरी के 20 साल, 58 साल से काला पानी के ऊपर भारतीय फौजें तैनात हैं और रातों रात आप अपनी नींद से जागते हैं। मेरे नेपाल के भाइयों को गुमराह मत करिए आप अपने इस टीवी शो के माध्यम से। काला पानी की वो पट्टी भारत की सुरक्षा के नाते, चीन जिससे भारत को अपनी सुरक्षा का खतरा है, भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा बिंदुओं को रिव्यू करने का भी अधिकार है। अगर हम नेपाल के प्रति कटिबद्ध हैं तो हम भारत की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में भी पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान दिया, नेपाली जनता ने अभिनंदन किया। वाह वाह नरेंद्र मोदी बोला ना। सुशील कोइराला का निम्ता में वो नेपाल भ्रमण में आया था, होटल सोल्टी के रात्रि भोज में आप भी था। उस समय क्या बोला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नेपाल का सीमा का समस्या मैं समाधान करूंगा, सुस्ता से काला पानी तक का मैं समस्या समाधान करूंगा। लेकिन अभी तक तो समस्या समाधान नहीं हुआ। क्यों? मैं अगर कुछ कहूंगा तो आपको मेरी बात कड़वी लगेगी। आपके यहां पर बार बार सरकारों का बदलना, पार्टियों का गठजोड़ कभी टूटता है कभी जुड़ता है, आपके अंतर विरोध, ये शायद इन समस्याओं के समाधान के अंदर गतिरोध लाते रहे हैं। सीरियसनेस of the political will of the government of Nepal, I would hold responsible for that. नेपाल का गवर्नमेंट सीरियस है। अगर सीरियस होता, नेपाल का प्रधानमंत्री भी बहुत सीरियस है। ते- आपका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी बहुत घनिष्ठता है, मेरी संबंध है। सबसे घनिष्ठता है और नेपाल भारत मैं संबंध में केपी हमेशा शर्मा ओली का भारत भी और एक नेपाल चाहना के है। संबंधों इसको को दीर्घकालीन समाधान करना है, सुलझाना है सीमा का मुद्दा। सुलझाने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहता हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कुछ कड़वी बात भी होगी तो आपको लग जाएगी। आप एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और फिर दूसरी तरफ मेरे प्रधानमंत्री के पुतले अगर नेपाल के भूभाग में जितना समस्या है सीमा में, उनको तो समाधान करना चाहिए ना। देखिए, समस्याएं आपके परिप्रेक्ष्य में हैं। आपकी सरकार ने नेपाली नौजवानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में क्या किया और क्या नहीं किया, ये आपने देखना है। मेरे प्रधानमंत्री ने नेपाल के सर्वगीण विकास के लिए ई-वे, ट्रांसवे, हाईवे, हाइड्रो, इन सब के लिए अपनी कमिटमेंट को नेपाल की पावन धरती पर आकर रिट्रिएट किया।
मेरे प्रधानमंत्री ने नेपाल में आकर नेपाल के सर्वगीण विकास के लिए अपनी कमिटमेंट को क्रेडिट लाइन की अनाउंसमेंट करके दोहराया। आपके आपदा के समय, आपके अर्थक्वेक के समय अगर कोई सबसे पहले आपका पड़ोसी देश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समय किसी ने रिएक्ट किया तो भारत की भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब छोटे छोटे बिंदु तो दो भाइयों और दो परिवारों में भी आएंगे, लेकिन उन डिफरेंसेस को बैठकर सुलटाना दो समझदार परिवारों के मुखियों का काम हुआ करता है। ये रातों रात सुलझाने वाले विषय नहीं है, बैठकर सतत रूप है ना। संबंध में आज के दिन में चिसापन नहीं है नेपाल भारत संबंध में। अघोषित आपके ऊपर जिस प्रकार के आरोप भारत के ऊपर लगे वो बेबुनियाद थे, वो झूठे थे। आपके नए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहाड़ और मधेश के भाइयों के आपस के गतिरोध के चलते आपके यहां पर दिक्कतें आई। भारत ने कभी भी नेपाल के अंदर दिक्कत देने वाला कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अगर नेपाल के एक नेपाली को दर्द होता है तो विजय जॉली को भी दिल्ली में बैठे हुए उसका दुख दर्द महसूस होता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में कोई वीजा की जरूरत नहीं है। हम तो दोनों भाई भाई हैं, है ना। वीजा का जरूरत नहीं है, लेकिन समझिए सीमा का समस्या कैसे हमारे समाधान प्यार होगा? को समझिए, वो तो करना चाहिए हमारे ना। प्यार को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये एक तरफा प्यार नहीं हो सकता। हम प्यार करते रहें, तुम शपथ लगाते रहो, हम प्यार करते रहें, तुम मेरे प्रधानमंत्री के पुतले जलाते रहो और फिर कहो कि ये भारत अपनी अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल नहीं दे रहा। प्लीज, नेपाल की जनता बहुत भोली भाली है, उसको गुमराह मत होने दो। विकास और समृद्धि, नेपाल को प्रगति और उन्नति भारत का भी एजेंडा है, मोदी साहब का भी एजेंडा है। उसमें आपका विमति नहीं है। देखिए, मैं क्लियर कट बता दीजिए आपने नेपाली जो जनता कहा है को। मैं उसको बहुत अच्छा लगा जो आपने ये बात बोली। अभी मोदी जी ने जो कहा है, जो 20 तारीख की दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की जो टेलीविजन के माध्यम से जो बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, इंडिया प्लेड द रोल ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड नाउ इज स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर with our friends in the reconstruction of Nepal. Our government of India's commitment to build 50,000 houses in Gorkha and Novakot district, 45,000 have already been completed. The Prime Minister of Nepal, Shri K.P. Sharma Oli, thanked India for its efforts. The neighborhood first policy of India was also reiterated by the Prime Minister of India in its quest for road, rail and transmission lines in Nepal. ये है मेरे भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जनता की नेपाल के है ना, भारत का सर्वगीण प्राथमिकता विकास नेपाल की है। कमिटमेंट। नेपाली जनता को भी आज एक मैसेज देना चाहिए काला पानी के बारे में। नेपाली जनता देखिए, कोई भी टेंशन नहीं है, ये राजनीतिक टेंशन बनाने की कोशिश है। ये नॉन इश्यूज को इशू बनाकर मीडिया के माध्यम से नेपाल की भोली भाली जनता के मन में एंटी इंडिया फीलिंग्स को पनपने की कोशिश है। नेपाल के कुछ राजनीतिक जो प्रो इंडिया पॉलिसी नहीं रखते, एंटी भारतीय फीलिंग्स को भड़काने की कोशिश है। भारत हमेशा से नेपाल का पक्षधर रहा है, फ्रेंडली रिलेशंस को ताकतवर मजबूत करने का रहा है और भारत हिमालयास के अंदर नेपाल को महा हिमालय का पक्षधर मानकर चलता रहा है। लेकिन कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं नेपाल और भारत के ऐतिहासिक संबंध रहें, रोटी बेटी के संबंध रहें। अगर किसी को पता नहीं हो कि ऋषि धमाला कौन है और विजय जॉली कौन है, तो विजय जॉली नेपाली लगेगा और ऋषि धमाला भारतीय लगेगा। वो उन संबंधों में
तरेड़ डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये इशू नहीं है, ये इशू भी रिजॉल्व काला होगा। पानी का इशू नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा इसको राजनीतिक दल काठमांडू की सड़कों के ऊपर एजिटेशंस के माध्यम से उसको बूमरैंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 35 किलोमीटर की पट्टी आराम से, बातचीत से, डायलॉग से सुलझेगी और अवश्य सुलझेगी। दोनों देशों की कूटनीति, उनके डिप्लोमेटिक और राजनीतिक और राजनेताओं की सूझबूझ के ऊपर मुझे पूर्ण भरोसा है और मुझे आशा है आगे आने वाले दिनों के अंदर दोनों देशों के डिप्लोमेटिक डायलॉग से समस्या को समाधान होगा। मोदी और ओली के बीच में मित्रता प्रगाढ़ है और ताकतवर बनेगी और नेपाल और भारत के रिश्तों को मजबूत करने के अंदर आपका ये टीवी का शो भी और भारतीय जनता पार्टी का ये फुट सोल्जर विजय जॉली भी चिरवेती सतत रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह भी करता रहेगा। अभी तक ईपीजी का प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्वीकार किया है, क्यों? नेपाली जनता को बता दीजिए। देखिए, एमिनेंट पीपल्स ग्रुप जिस मानसिकता से और जिस सोच से बना था, मेरा मानना है कि उस एमिनेंट पीपल्स ग्रुप को नेपाल के पृष्ठभूमि में भी और भारत की पृष्ठभूमि में भी जो स्टेक होल्डर्स थे, वो स्टेक होल्डर्स एसी के कमरों से बाहर हटकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो राजनेता थे, चाहे जर्नलिस्ट थे, चाहे एजुकेशनिस्ट थे, चाहे डिप्लोमैट्स थे, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट थे, चाहे भूमिहर थे, चाहे बैकवर्ड थे, उनसे उनके क्षेत्रों में जाकर जो संवाद कर और उनके व्यूज को इनकलकेट कर एक रिपोर्ट को बनाने का काम उनको करना चाहिए था। मुझे लगता है उन्होंने उस पृष्ठभूमि का निर्वाह नहीं किया। ईपीजी का प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करेंगे आज के दिन में? इसका भविष्य नहीं है, ये रद्दी का टोकरी में जाएगा, क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री एमिनेंट पीपल्स ग्रुप की रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये उनका आधिकारिक निर्णय है। मैं 2 साल हो गए अभी तक अस्वीकार किया है, मैं इनकार किया है, मैं उसके स्वीकार ऊपर नहीं किया टीका है। टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये मानते हुए हर्ज नहीं है कि जिस अवधारणा को ध्यान में रखकर दोनों देशों ने इस ईपीजी का गठन किया था, उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को टच बेस करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए ईपीजी सक्सीड नहीं हुई। और अगर वो सक्सीड नहीं हुई तो जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो व्यवहारिकता से कोसों दूर है। और अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो रियलिटी से परे होगा तो वो कितना व्यवहारिक है। ये प्रतिवेदन से भारतीय प्रधानमंत्री नाखुश है। मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक जमीन से जुड़ा हुआ, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, नेपाल की जनता के प्यार से जुड़ा हुआ विजय जॉली जो ओतप्रोत है, वो जरूर नाखुश है। नेपाल भ्रमण के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर भी संभावना है? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आते रहे और भारत के प्रधानमंत्री नेपाल आते रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, उसके दर्शन, और मैं तो आप विशेष तौर से नेपाल, मेरे परम मित्र चंद्र ढकाल जी की बेटी की शादी के रिसेप्शन में आया हूं और यहां आने के बाद सबसे पहले मैं नेपाल की धरती और माटी को अपने माथे पर लगाता हूं और उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप तो पशुपतिनाथ
मंदिर की धरती के वो पावन पुत्र हो, शिव जी के वो पुत्र हो, जो हर नेपाली को भारत से आया हुआ हर एक भाई और बहन प्रणाम करता है। इसलिए हम आपको सब प्यार करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से भी नेपाल और नेपाल की जनता को हम शुभकामनाओं का संदेश भी अर्पित करते हैं। अभी नेपाल के राजनीति में चीन का इंटरफेयर है कि नहीं, नया दिल्ली कैसे इसको समीक्षा कर रहा है? नेपाल के अंदरूनी मामलों में हम दखलंदाजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन जो 41 किलोमीटर की भारत से नेपाल तक है, उसके लिए भारत ने पहल ली है। भारत से नेपाल तक की रेल लाइन बनाने का काम मोदी जी की कार्यकाल में शुरू हुआ है। काठमांडू से दिल्ली तक की बस यात्रा जो ऑर्डिनरी भारत का और नेपाल का गरीब जिसका उपयोग कर सके, वो भी ओली जी और मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। अरुण फ्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को गति देने का काम भी इसी समय शुरू हुआ है। ये नेपाल को देखना है कि हिमालय के उस पार चीन का आप किस प्रकार से सदुपयोग करते हो, लेकिन हिमालय के इस पार जहां रोटी बेटी का संबंध है, भाषा एक है, संस्कृति एक है, हमारे संबंध तो सेंचुरीज पुराने हैं। हम तो नया एक दिल्ली दूसरे में के तो एक साथ बॉस मिलजुल भी के जारी काम है। कर रहे हैं। नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व की सरकार चीन मुखी जा रहा है, चीन के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की सरकार चीन से निकट हो रहा है। ये सही है कि गलत है? आपका निष्कर्ष क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है और जो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है, अगर नेपाल के अंदर और नेपाल के स्कूल्स के अंदर अगर कोई ऑप्शनल लैंग्वेज, ऑप्शनल भाषा नेपाल के बच्चों को सिखाने के लिए ऑप्शन में चीनी भाषा, जर्मन भाषा, कोरियन भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और हिंदी भाषा को नहीं दी जाएगी, तो मैं जो आपका भारत का भाई हूं वो क्या समझेगा? अगर चीन से 4000 शिक्षकों को चीन की मैंडेरियन लैंग्वेज को नेपाल में चीनी भाषा नेपाल के बच्चों को सिखाने के लिए यहां पर बुलाया जाएगा, वो 4 घंटे तो चीनी भाषा सिखाएंगे और बाकी 24 घंटे में से वो क्या करेंगे? क्या वो नेपाल का बांग्लादेश में सीमा का समस्या था, वो समाधान हो गया है। अभी नेपाल में समाधान होगा कि नहीं? देखिए, चीन के साथ हमारे बाउंड्री लेवल टॉक्स अनेक वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन नेपाल के अंदर जिस प्रकार से आईएसआई की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और जो भारत के लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है, उसके लिए हम बार बार नेपाल के राजनेताओं को और नेपाल की सरकार को टैप करते रहे। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेफेरियस डिजाइन्स भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के प्रति, और जिस प्रकार से पाकिस्तान की टेरिटरी को आतंकवाद और आतंकवाद को पनपाने के लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा है और चीन उसके प्रति आंखें मूंदता रहा है, उसके प्रति भारत बार बार चीन को आगाह करता रहा है। एंड दैट इज द बेसिक एरिया ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत उसका परमानेंट अंग बने, मेंबर बने, और चाइना बार बार उस पर वीटो लगाता रहा है। मौलाना मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, भारत और वेस्टर्न नेशन बोलते रहे, चाइना वीटो करता रहा, अंतुगत्वा उसको झुकना पड़ा। ये एरियाज ऑफ कंसर्न है डेमोक्रेटिक इंडिया के, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। हम चाइना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट इन्फेक्टेड रिजीम को
ऑफिशियल पनाह देता रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। आज नेपाल में एक बहस जारी है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, आपके देश में जहां आज भी 81.2% हिंदू हैं, ये आपने तय करना है जनाब कि आपको, लेकिन नेपाल सेकुलर राष्ट्र है, ये संविधान में आपने लिखा तय है। करना है। हम लोग कोई आपको कुछ कहने वाले यानी नहीं है। भारत आज बट सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों चाहता है? बता दीजिए नेपाली जनता को। हम नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लीडर ने बोला है क्लियर कट, विजय जॉली, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपका पार्टी का शीर्ष नेता ने कहा है। विजय जॉली हिंदू है और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन नेपाल किस प्रकार के धार्मिक अवधारणा को पालन करे, ये नेपाल की जनता और नेपाल के राजनेता और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने तय करना है। हम नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स के नेपाल ऊपर आज का दिन कुछ में भी सेकुलर राष्ट्र है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें कमेंट स्वीकार किया नहीं है। करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत का एजेंडा नहीं है नेपाल को। हमने ना तो कभी नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में दखल किया है और ना दखल करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरे ही शो में आकर बताया है कि ऋषि धमला जी, हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे। वो हमारा एजेंडा है, हमारा सोच है। आप क्या बताएंगे, बताइए। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सम्मानित चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। हम उनको प्रणाम भी करते हैं, हम उनको नमस्कार भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाए हुए रास्ते का अनुकरण करते हुए मैं अधिकृत रूप से आपके शो में कह सकता हूं, हम नेपाल के किसी भी राजनीतिक या डिप्लोमेटिक निर्णय के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या प्रेशराइजेशन करने के हिमायती नहीं है। लेकिन 81.2% हिंदू होने के बाद आप भी तो हिंदू हैं, है ना? बताइए, बताइए ना ऋषि जी, आप हिंदू हैं ना? मैं तो नेपाली नागरिक हूं। आप हिंदू हैं या किसी अन्य धर्म के हैं? बताइए क्या हैं? इस बारे में इस शो में नहीं बताऊंगा। तो आप जब मेरे से ऐसे अनकंफर्टेबल प्रश्न कर रहे हैं तो मैं तो आपसे कंफर्टेबल प्रश्न कर रहा हूं। आप हिंदू, मैं हिंदू, तो फिर हिंदू होके उसको मानने में आपको क्या हर्ज है? इसलिए विजय जॉली तो आज भी गर्व से कहता है, मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। और जो कौम अपने धर्म पे गर्व नहीं करती, दूसरी कौमें उन पे कभी गर्व नहीं करती हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों का, अपने क्रिश्चियन भाइयों का और अन्य संप्रदायों के भाइयों का भी उतना ही आदर करता हूं जितना एक हिंदू होने के नाते मैं भारत के और विश्व में फैले हुए हिंदुओं का भी करता हूं। थैंक यू सो मच विजय जोली जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।